हेलो प्यारे बच्चों। तो एज़ पर प्रॉमिस रोज़ का डोज सेशन के तीसरे लेक्चर में मैं कोलिजन से हटकर थोड़े से नए कंटेंट की अगर बात करूं, कोलिजन का एक दो सवाल मैं अच्छी कैटेगरी का सेकंड एक लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। अभी आज फोकस करेंगे बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ ऐसे प्रीमियम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। तो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 के सेशन में पूछे गए नीट PYQs में से कुछ अच्छे सेलेक्टेड PYQ हैं। इनफैक्ट सारे PYQs हैं और SHM कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा इसी बहाने, क्योंकि हर वर्ष 1 से 2 संख्या में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन का जो कैटेगरी है बहुत आसान है, लगाते लगाते आप समझ जाएंगे। आवश्यक नहीं कि मैं सारे प्रश्न करूं, बट ये कंफर्म है कि आपको बता दूं कि एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस का डेटा मैं निकाल दूंगा, रिलेटेड फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। इसी बहाने आपका थोड़ा सा होमवर्क प्रिपेयर हो जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करें और कॉन्फिडेंस डेवलप करें। एक बात और मैं कह दूं, ये लेक्चर अभी फिलहाल के लिए फ्रेशर और FCR बैच के लिए है और भविष्य में यानी आने वाले 1-2 दिनों में जब हम लोग ड्रॉपर्स यानी रिपीटर बैच दोपहर 3 से 5 वाले में भी सिमिलर कंटेंट पढ़ लेंगे तो वो बच्चे भी इसे देखकर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, तो शुरुआत करता हूँ 2018 के इस प्रीवियस सवाल के साथ। सवाल कहता क्या है कि द पेंडुलम इज हंग फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इट इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटर। किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग से एक सिंपल पेंडुलम को हैंग कर दिया गया और ये फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब है तो SHM का ही रिप्रेजेंटेटिव। एक्सेलरेशन ऑफ बॉब पेंडुलम दिया गया है जब ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर है फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब SHM करता या ऑसिलेट करता पेंडुलम जो अपनी मीन पोजीशन से 5 मीटर की दूरी पर पाया गया, तब इस पर लगने वाला रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन कितना है ये हमसे डिस्कस किया गया है और कहता टाइम पीरियड बताएं। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात कि सवाल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन से रिलेटेड है। दूसरी जानकारी बच्चों, सिंपल पेंडुलम का जो एक्सेलरेशन फैक्टर है दैट इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन बोले तो अल्फा एंड इट इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कब पाया गया एक्सेलरेशन? हमेशा नहीं। एक्सेलरेशन एक्चुअली पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है, बदलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी और ज़्यादा। तो ये तब पाया गया जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के नाम पर y के नाम पर 5 मीटर पर पाया गया। 5 मीटर पर पाया गया। अब अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तक पहुंचना है तो बच्चों हमेशा हम लोगों ने क्वेश्चन में ये कहा है कि टाइम पीरियड ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको डायरेक्ट दिख जाए। ये ऐसी जानकारी है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा फैक्टर के अंतर्गत छुपी होती है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T। मतलब इफ यू वांट टू नो अबाउट द टाइम पीरियड आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा के विषय में गेस करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए ओमेगा तक पहुंचने का तरीका है कोई जिसमें अल्फा और वाई शामिल हो? बिल्कुल बच्चों, आपको याद होगा हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन है वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वो सारे मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM कहे जाएंगे जिनमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो या डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो। ऐसा करके हम स्टेटमेंट को पढ़ते और याद करते हैं। तो अल्फा एक्सेलरेशन है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और वाई डिस्प्लेसमेंट है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखने पर एक्सेलरेशन 20। एक बात और आपको पहले मेंशन कर दूं कि जब भी इस प्रकार के सवालों का कैलकुलेशन करेंगे तो नेगेटिव साइन लेने की आवश्यकता नहीं, हम केवल मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू, एक्चुअली ये वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई शर्त है जिसमें कैलकुलेशन करते वक्त केवल मैग्नीट्यूड लोगे तो वेक्टर हट जाएगा, साइन हट जाएगा, तो बचेगा अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई। अल्फा यानी एक्सेलरेशन की जगह 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा का कोई आइडिया नहीं, और वाई फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था तब ऐसा पाया गया। 5 से काटोगे तो 5 चौको 20। सो सिंपली बच्चों ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए, 4 का रूट 2 आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 2 आती हुई ओमेगा की जगह वैल्यू रखोगे सो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कैपिटल T एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T इज इक्वल टू 2 से 2 एलिमिनेट हो गया तो T बराबर, T यहाँ चला जाएगा बराबर पाई आ जाएगा। सो T बराबर पाई सेकेंड यानी 3.14 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो हाई रूफ बिल्डिंग से टांग करके ऑसिलेट कराया जा रहा। राइट, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 2017 का एक सवाल, बढ़िया सवाल, पढ़े क्या कहता है। कहता है एक पार्टिकल है जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब किसी सीधी लाइन पर जा रहा है, आ रहा है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, और उसका जो एम्पलीट्यूड है, तो पहली जानकारी हमें मिलती हुई कि इस SHM करते पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बोले तो A एंड इट इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर। When the particle is at 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, जब पार्टिकल पोजीशन के नाम पर मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर पर पाया गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ऐसी परिस्थिति पर क्या मिला, इस स्थिति पर जब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 3 है, डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है, ऐसी स्थिति पर वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, लिख दे रहा हूं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला टाइम के टर्म्स में भी लिख सकते हो, पोजीशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, बट हमें चूंकि पोजीशन संबंधी जानकारी प्रश्न में दी गई है तो हम y यानी पोजीशन के टर्म्स में लिखेंगे। तो v का पोजीशन संबंधी फार्मूला है ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको याद आ गया होगा। इज इक्वल टू पोजीशन संबंधी अल्फा का फार्मूला जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था, ओमेगा स्क्वायर वाई। और ऐसा करने पर ये कब की बात है, ये सवाल में कही गई शर्त है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का फंक्शन एक्सेलरेशन फंक्शन के बराबर है। कब, जब डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है। तो y की जगह पर हम उचित चीज 2 सेंटीमीटर और एम्पलीट्यूड की जगह 3 रखेंगे, बट थोड़ा सा स्टेप बढ़ने के बाद ध्यान से देखिए दोनों पक्षों से ओमेगा एलिमिनेट होता हुआ रूट नंबर्स को फॉरवर्ड सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से सोचिए बच्चों, जैसे ही हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे इधर से रूट कैंसिल आउट हट जाएगा और इधर से ओमेगा वाई का स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें पुट करा जाए। तो पुट करने का तरीका, जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड है वहाँ वहाँ 3 और जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट वाई है वहाँ वहाँ 2। तो ये बन जाएगा बच्चों 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर, बोले तो 2 स्क्वायर। सही है, देख लीजिए, ए की जगह 3 और वाई की जगह 2। ध्यान से देखिए बच्चों, तो 3 3 9 में से 2 दूनी 4 चले गए, तो बचा 2 दूनी 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर। 9 में से 4 चले गए, बचा 5 इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। 4 को नीचे लाओ, सो सिंपली ओमेगा स्क्वायर बराबर 5/4। सिंपली ओमेगा स्क्वायर बराबर 5/4, स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए, सो ओमेगा बराबर रूट 5 और 4 बाहर आ जाएगा तो 2। ओमेगा की जगह हम चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं टाइम पीरियड के टर्म्स में, ओमेगा बराबर 2π/t इज इक्वल टू रूट 5/2। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए 2 दूनी 4π, t ऊपर जाएगा, रूट 5 नीचे आ जाएगा। तो सिंपली टाइम पीरियड का फार्मूला t बराबर 4π/√5, 4π/√5 एंड दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। 4π/√5, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जैसे बच्चों सवाल आपने कर लिया तो एक बहुत अच्छा तरीका बनता है कि 17 में पूछेगा इस नीट PYQ पर हमें दिमाग क्या लगाना चाहिए कि कौन कौन से फार्मूले एज अ रिजल्ट इस्तेमाल हुए। तो जैसे मैं आपसे कहूँगा हमें डेटा क्या मिला, डेटा ये मिला कि पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड दिया है, ए नोट किया। पार्टिकल का जब डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, वाई बराबर 2। और पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जब 2 सेंटीमीटर पर पाया गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी v का फार्मूला इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो कंडीशंस जो दी गई उन पे रखते चले गए, जो डेटा पता था वो रख दिया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल कर आई जिसमें 2π/t रखने पर टाइम पीरियड का पता चल गया। राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अगले पेज पर बढ़ जाते हैं, बढ़िया से सुनते रहिएगा। 14 का एक सवाल बढ़िया, ये सवाल थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि इसमें सिंपल पेंडुलम, हालांकि चलिए मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, है बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन कहता है इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस ऑफ ओरिजिनल मास। कह रहा किसी ऑसिलेट कर रहे सिंपल पेंडुलम का मास 3 गुना कर दिया जाए एंड लेंथ इज मेड हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, और लेंथ को घटाकर आधा कर दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति पर न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन x/2 हो जाता है। तो x क्या, ऐसे सवाल प्रायः जेई में पूछे जाते हैं जिसमें कंडीशंस बदलकर वैल्यू चेंज होने की संभावना हो। उसमें एक वैल्यू वो बता देते हैं और किसी अननोन नंबर की वैल्यू पूछते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले तो समझें बच्चों कि सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन संबंधी बातों में, इफ़ यू गो विद द सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है, तो मैं हिंट कर देता हूँ, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है उसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इट इज़ 2π√L/g, जहाँ t फॉर टाइम पीरियड है, 2π कांस्टेंट है, L पेंडुलम की लंबाई और g ग्रेविटी है। कहने का मतलब इसमें मास का कोई रोल नहीं है। तो सिंपल पेंडुलम के मास को 3 गुना कर देना, मास ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज थ्राइस, इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, यूजलेस लाइन है।
हाँ, लेकिन इस लाइन का महत्व है कि लेंथ इज मेड हाफ ऑफ ओरिजिनल लेंथ, लेंथ को आधा कर दिया जाता है। तो ये कहानी तब की है जब सिंपल पेंडुलम एल लेंथ का था, अंडर ग्रेविटी ऑसिलेट कर रहा था। यू कैन सी द फोटो ऑल्सो कि किसी रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड एक आइडियल पेंडुलम जिसके धागे की इफेक्टिव लंबाई मतलब सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक की जो लंबाई है, अगर वो एल कही जाए तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π√L/g होगा। परिवर्तन क्या किया गया, मास को 3 गुना कर दिया, बट मास के 3 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेंथ को आधा कर दिया, इससे जरूर फर्क पड़ेगा। तो लेंथ आधी करने पर, तो मैं लिख देता हूँ इसी पेंडुलम का नया टाइम पीरियड, मैं लिख देता हूँ टी न्यू। जब 2π है, राइट, ग्रेविटी अपने जैसा है, बट लेंथ पहले का आधा, एल की जगह L/2। परिवर्तन समझ पा रहे हैं? मैं लिख दे रहा हूं कि यहां लेंथ को हाफ कर दिया गया है ना। तो पहले टाइम पीरियड T π√L/g था और नया टाइम पीरियड 2π√L/2g हो गया है, लेंथ आधी हो गई। अब नए टाइम पीरियड और पुराने टाइम पीरियड को आप चाहें तो इस प्रकार की इक्वेशन में, जैसे कि आपको अक्सर बताया है कि दोनों को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर नया टाइम पीरियड अपॉन पुराना टाइम पीरियड इट इज इक्वल टू न्यू अपॉन पुराना, इधर इधर का डिवीजन तो इधर इधर का डिवीजन। कॉमन सेंस लगाई, जब डिवीजन करेंगे तो 2π से, चलिए मैं लिख देता हूं, नया टाइम पीरियड आया था 2π√L/2g, अब पुराना वाला था 2π√L/g। आइए काटे, सावधानी के साथ काटिएगा, जैसे 2π से 2π एलिमिनेट होता हुआ और L/g से L/g एलिमिनेट होता हुआ, तो बचा क्या, न्यू टाइम पीरियड अपॉन प्रीवियस टाइम पीरियड इज इक्वल टू, देखिए सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा एक्सेप्ट ऊपर 1/√2 बचेगा। ध्यान रखिए 2 नहीं बचेगा, 1/√2 बचेगा, 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला टाइम पीरियड। ये हमने निकाला, ये कंडीशन आई है, डेरिवेशन से आई है। और एक कंडीशन में पहले से पता है, क्या कहता है कि ऐसा करने पर, मास को थ्राइस और लेंथ को हाफ करने पर, न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। वो कहता है नया टाइम पीरियड x/2 टाइम्स है ओरिजिनल का, और मेरे हिसाब से ये 1/√2 टाइम्स है। तो इनके हिसाब से क्या कहा जा रहा है कि नया टाइम पीरियड ओरिजिनल टाइम पीरियड का x/2 है, ऐसा ये कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन कहता है। अब सही दोनों लोग हैं, क्वेश्चन हिंट कर रहा है कि नया टाइम पीरियड पुराने वाले का x/2 टाइम है, और हमने डिराइव करके निकाल लिया है कि नया वाला टाइम पीरियड पुराने वाले का 1/√2 टाइम है। तो दोनों बातों को कंपेयर करने पर ध्यान से देखिएगा, टी न्यू के बराबर, ओरिजिनल टी के बराबर। मेरे हिसाब से डेरिवेशन कहता है 1/√2 के बराबर है, इनके हिसाब से x/2 के बराबर। तो दोनों बातें कंपेयर करने पर इनका x/2 दरअसल हमारे कहे गए 1/√2 या डेरिवेशन 1/√2 के बराबर है। 2 को ऊपर ले जाइए, x बराबर 2 ऊपर जाएगा, सो इट इज 2/√2। आगे बढ़ें, √2 से अगर 2 को काटोगे तो x बराबर 2 को लिख सकते हो √2 2 बार, मैंने तोड़ दिया, और नीचे एक बार √2 लिखा है। √2 से √2 तो सिंपली x बराबर √2। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इट्स बाई चांस तीसरा ही बार है कि ऑप्शन बी ही सही जा रहा है। देख लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल, 24 का सवाल, जिसमें कहा जा रहा है कि सिंपल पेंडुलम को अगर ऑसिलेट कराते वक्त उसके मास को थ्राइस कर दिया जाए तो मास फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं आता, लेंथ को हाफ करने से नया टाइम पीरियड 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा हमें पता है। और ये कहते हैं कि नया टाइम पीरियड x/2 हो जाएगा। तो इनका कहना हमारा कहना अगर कंपेयर किया जाए तो नई वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या सभी लोग सहमत हैं? पक्का बेटा? वेरी गुड। चले देख लीजिए नेक्स्ट अगला सवाल। ये भी सवाल 24 का है। क्या कहता है? कहता है अगर x बराबर 5 sin xt प्लस π/3 मीटर रिप्रेजेंट्स द, अब इसमें थोड़ा सा कुछ डेटा तो मिसिंग है, एक बार मैं करेक्शन देख लेता हूं। इट्स नॉट xt बेटा, एक्चुअली इट इज πt, तो लग ही रहा था, इट्स πt।
राइट। तो ये थोड़ा सा कभी कभी आदर्श भैया हैं आलस कर जाते हैं करेक्शन करने में। तो अगर x यानी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन इज इक्वल टू 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3 मीटर represents the motion of a particle executing simple harmonic motion, the amplitude and the time period of motion respectively। बहुत सिंपल सी बात है, एक SHM इक्वेशन दी है, क्या दी है, x इज इक्वल टू 5 साइन एक हार्मोनिक फंक्शन है, पाई टी प्लस पाई बाई 3। एक SHM इन्होंने दी है, एक SHM अपने मन से लिख सकते हैं y या x के टर्म्स में, चाहे y बराबर चाहे x बराबर, y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक हमने लिख ली। ये डिस्प्लेसमेंट्स है, ये एम्पलीट्यूड है, हार्मोनिक फंक्शन साइन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई है, टाइम वेरिएबल टी है, प्लस है, इनिशियल फेज पाई बाई 3 है। सारे फैक्टर कंपेयर किए तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 के बराबर, एक आंसर। और ओमेगा अगर पाई के बराबर है तो ओमेगा में ही टी छिपा होता है, ओमेगा बोले तो 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई से पाई खत्म, टी इधर जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, सो सिंपली टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एम्पलीट्यूड 5, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। अब सारा डेटा चूंकि मीटर में है तो आंसर भी मीटर में, बस ध्यान रखिएगा, यही छोटी सी मिस्टेक करा देंगे आपसे वो। भाई अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन सेंटीमीटर में होता तो सारे डेटा का रिस्पॉन्स सेंटीमीटर में, बट चूंकि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन मीटर के टर्म्स में कहा गया है तो एम्पलीट्यूड 5 मीटर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। ये था 24 का सवाल, है आसान। अगला सवाल चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ऐसा सवाल हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करा है, आई एम डैम श्योर। क्या कहता है, ये कहता है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है किसी ऐसे पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आप जरा पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताइए कब, जब समय 2 सेकेंड हुआ है। तो बच्चों एक बात याद करिए, क्या किसी पार्टिकल के एक्सेलरेशन का आपको सिंपल फार्मूला, बच्चे बोले आप घूम फिर के हमें सर यही आता है, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर भाई, लेकिन ये तो SHM की कंडीशन है। SHM की कंडीशन है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन साइन, या अपोजिट इन डायरेक्शन, या डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब अगर इसी को केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखकर कैलकुलेशन करा जाए, सो इट इज अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। बात समझिए, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। अब दिमाग लगाओ, अगर हमको बहुत सारी जानकारियां देने के बाद t बराबर 2 पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा गया है, मतलब एक्सेलरेशन का t के टर्म्स में होना आवश्यक है, तब तो t की वैल्यू रखोगे। तो मैं दिमाग क्या लगा रहा हूं, अगर मैं y के फंक्शन की वैल्यू रख दूं तो अल्फा बराबर, अच्छा एक बात और, अब y का फंक्शन साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है। तो अगर कोई पार्टिकल t बराबर 0 से मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू करे, जैसा कि ग्राफ की शुरुआत है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से दूसरा एक्सट्रीम, दूसरे एक्सट्रीम से मीन, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट फंक्शन साइन का होता है। सो अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर और y की जगह पर a साइन ओमेगा t। राइट, सो अल्फा फॉर द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की जगह आवश्यकता अनुसार यहाँ से डेटा चुरा सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ, जैसे इस फिगर से हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा कैलकुलेट करने का तरीका 2 पाई बाई कैपिटल टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड। ध्यान से देखिए, पार्टिकल का एक ऑसिलेशन 8 सेकंड्स पर कंप्लीट हुआ है, सो टाइम पीरियड की जगह पर 8, सो 2 पाई अपॉन 8, 4, ओमेगा बराबर पाई बाई 4, राइट। और एम्पलीट्यूड की बात करें तो पार्टिकल का ये है टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन बताता है कि पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से दूसरा एक्सट्रीम, दूसरे एक्सट्रीम से मीन, यहाँ एक ऑसिलेशन खत्म करता 8 सेकंड टाइम पीरियड है। और पार्टिकल का मीन से मैक्सिमम एक तरफ जाना, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर ऊपर या 1 सेंटीमीटर नीचे या 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे है, तो एक इसका एम्पलीट्यूड है। सो इसी चित्र से मिली जानकारी कि पार्टिकल का मीन से जो मैक्सिमम एक तरफ का डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है। बच्चों घूम फिर करके इस पूरी जानकारियों में मुझे घूम फिर करके ए और ओमेगा की आवश्यकता थी, जो मिल गया। जब पूछा है, जिस टाइम पर एक्सेलरेशन पूछा है वो 2 सेकंड है। सो आइए अल्फा के फार्मूले में ओमेगा स्क्वायर की जगह पाई बाई 4 का स्क्वायर, इट इज पाई बाई 4 का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड की जगह 1, साइन फंक्शन रहेगा, ओमेगा टी, ओमेगा मतलब पाई बाई 4, और टी मतलब जिस सेकंड पर पूछा गया, टी बराबर 2 सेकंड पर पूछा गया, और टी की जगह 2, ओमेगा टी। ध्यान से देखें, अल्फा बराबर पाई स्क्वायर बाई 4 चौको 16,
अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। एक बात और, 2 दूनी 4 एंड साइन पाई बाई 2 इज साइन 90 एंड साइन 90 इज 1। सो 1 इंटू 1 इज 1, 1 का इंपॉर्टेंस नहीं, 1 चाहो तो एक बार लिख दो, ये पुराना वाला 1 है और ये साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 का 1 है, तो 1 के मल्टीप्लिकेशन से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अल्फा मतलब फाइनली एसएचएम करते पार्टिकल का एक्सेलरेशन पाई स्क्वायर बाई 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर बाई 16। नाउ द साइन शुड बी प्लस और माइनस। तो हमसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन थोड़ी ना पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा t बराबर 2 सेकंड पर। अब जरा दिमाग लगाइए, कितनी सुंदर सी बात आई। t बराबर 2 सेकंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, तो पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा मतलब t बराबर 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। सो साइन के साथ अगर आंसर चाहिए तो अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के हिसाब से अगर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पॉजिटिव है, 2 सेकंड जहां की बात हो रही है उस वक्त अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो उस वक्त जो अल्फा होगा वो नेगेटिव आएगा। सो करेक्ट आंसर इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो आंसर आई एम श्योर कि केवल मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू आती पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाता। राइट, किसी के मन में कोई डाउट? अब देखते हैं अगला सवाल, बहुत सुंदर सवाल। 6वां नंबर सवाल कहता है आइडेंटिफाई द फंक्शंस व्हिच रिप्रेजेंट्स द पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक मोशन। 2022 का सवाल। तो हमसे कह रहा है नॉन पीरियोडिक मोशन कौन कौन करते हैं। तो बच्चों ये एसएचएम से रिलेट इसलिए करता है क्योंकि एसएचएम के 3 प्रमुख शर्तों में हार्मोनिक होना चाहिए फंक्शन को। हार्मोनिक का मतलब फंक्शन मैथमेटिकली हार्मोनिक हो, और उसी को वर्बल शर्तों में कहें तो हम कह सकते हैं एक तो पीरियोडिक हो, दूसरा ऑसिलेटरी हो। तो इसीलिए कहता है कि जरा पहचान करिए कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक है। तो बच्चों मैं जहां तक साइन फंक्शन की बात करूं तो साइन का ग्राफ आपको याद होगा, ये एक कंप्लीट साइकिल में 0 से 1, 1 से 0 मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच बार बार अपने आप को रिपीट करता है। ऐसा एक बार नहीं, अनंत बार ये करता चला जाएगा। तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन और कॉस दोनों पीरियोडिक फंक्शन है और 2 पीरियोडिक फंक्शन का जो समेशन है वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन ही बनाएगा। बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा है जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन पीरियोडिक है। सो दिस इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा मैंने बच्चों आज को अक्सर इस बात को बुलवाया भी है कि अगर कभी एसएचएम फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि कौन एसएचएम है, कौन पीरियोडिक है, तो बस 2 बातें याद रखिएगा, साइन विद सिंगल पावर साइन फंक्शन, कॉस विद सिंगल पावर, और साइन कॉस का समेशन। साइन हार्मोनिक पीरियोडिक, कॉस साइन हार्मोनिक पीरियोडिक, साइन कॉस दोनों हार्मोनिक और दोनों पीरियोडिक, और दोनों का समेशन भी हार्मोनिक पीरियोडिक होगा। ये अकेला ऐसा है जो नॉन पीरियोडिक है। तो दिस इज अवर आंसर, हमें इसी को टिक करना क्योंकि हमें नॉन पीरियोडिक की तलाश है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अस, बाकी तो सब पीरियोडिक। इसके बाद एक बहुत अच्छी सी मैचिंग आई, पूछी गई थी 2000 देख लेता हूँ, ये आदर्श भैया ऐसा कह रहे हैं 2022। सब देखते हैं जरा इनकी मेमोरी कितनी तेज़ है। तो बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा, आदर्श भैया ने याद कर लिया और वो एन मौके पर अवेलेबल भी हैं। तो बता रहे, कह रहे हैं 2022 का सवाल है, नीट 2022 का है। सही बात है बच्चों, 22 का ही सवाल है। ज़रा मैचिंग करते हैं, बहुत सिंपल। पहले आप ग्राफ तसल्ली से देख लीजिए, छोटी सी बात समझिए, क्रम से चलते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा एक बात और बता दूं, मैचिंग लिस्ट 1 की लिस्ट 2 के साथ है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, अगर ऐसा कोई ग्राफ है। अच्छा ये एसएचएम से रिलेटेड है, आप इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पेंडुलम का ऑसिलेट करना, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, पेंडुलम, तो ये एसएचएम संबंधी सवाल हैं। तो एसएचएम के सवालों में अगर हमसे कह दें कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो आप इनमें खोजिए कौन सा ग्राफ एनर्जी का ग्राफ है। आपको याद होगा, आप लोगों ने शायद ये ग्राफ पढ़ा था। बच्चों याद करिए, दिमाग लगाइए, अगर है तो ये ग्राफ आपने बच्चों पढ़ा था एनर्जी के विषय में। कैसे पढ़ा था? एक एक्सेस पर एनर्जी ली गई थी और एक एक्सेस पर पोजीशन लिया गया था। इसी पर पोटेंशियल एनर्जी थी, इसी पर काइनेटिक एनर्जी थी। तो मैंने कहा था पोजीशन बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ेगी, और जैसे जैसे पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जाएगा पोजीशन बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, तो पार्टिकल धीमा होता जाएगा, काइनेटिक घटेगी। तो कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, बट जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी का जो रिलेशन है इन केस ऑफ एसएचएम में पार्टिकल के टोटल एनर्जी का वैल्यू है 12m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
तो एनर्जी वर्सेस पोजीशन के ग्राफ में कोई एनर्जी बढ़ेगी तो कोई एनर्जी घटेगी, बट जो टोटल एनर्जी समेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, ये देख लीजिए। अब इसी प्रकार कहता बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग अंडर नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन, मतलब ये आइडियल सिंपल पेंडुलम के एसएचएम का ग्राफ है। दिमाग लगाइए, भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन है, तो आपको याद होगा जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसके ऑसिलेशन में एक एक्सेस अगर आप टाइम पीरियड का ले लें और एक एक्सेस उसके डिस्प्लेसमेंट का ले लें तो उसका ऑसिलेशन हार्मोनिक फंक्शन जैसा होता है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। ऐसा ग्राफ आना चाहिए आई गेस। सो सेकंड के हिसाब से ही सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ बनाओ। तो स्प्रिंग में लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स होता है F बराबर माइनस kx। अब बच्चों फोर्स की 1 पावर x के 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ तो लीनियर होगा। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो x का कोफिशिएंट है, जो स्लोप डिसाइड करता है, वो नेगेटिव है। पॉजिटिव स्लोप के ग्राफ ऐसे बनते हैं 90 से कम स्लोप वाले, और नेगेटिव स्लोप के ग्राफ ऐसे बनते हैं 90 से ज़्यादा स्लोप वाले। तो f वर्सेस x में ऐसा लीनियर ग्राफ जिसमें स्लोप 90 से ज़्यादा हो, ये ग्राफ, ये रहा ग्राफ। और अगर यही सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है, जो नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन में ऑसिलेट कर रहा था, उसका डिस्प्लेसमेंट मेंटेन है, उसके ऊर्जा में कमी नहीं आएगी, वो ऑसिलेट करता रहेगा विद इन लिमिट्स। बट अगर यही बॉब पेंडुलम ऑसिलेट करे इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, तो एयर के फ्रिक्शन में पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, थोड़ी देर बाद धीमा होता जाएगा, उसके एम्पलीट्यूड्स कम होते जाएंगे, और फाइनली एयर फ्रिक्शन जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से इसकी मैकेनिकल एनर्जी का टोटल लॉस हो जाएगा और ये रुक जाएगा। तो ऐसा फोटो में ये कहा गया है क्या कि एम्पलीट्यूड पहले टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अगर पेंडुलम का है, एसएचएम करती किसी बॉडी का विद एयर फ्रिक्शन है, तो इसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार कम और कम और कम और कम और कम और कम, फाइनली रुक जाएगा। अच्छे से एनालिसिस कर लें, अब आप मैचिंग कर सकते हैं कौन ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, सीधी लाइन का ग्राफ आएगा। बाकी दो ग्राफ आपको समझाने के लिए दिए गए, उनका यूज नहीं है। बॉब अगर सिंपली ऑसिलेट कर रहा है अंडर आइडियल कंडीशन विदाउट एयर फ्रिक्शन, तो इसका बिल्कुल सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन जैसा ग्राफ आएगा, पीरियडिक ग्राफ आएगा, हार्मोनिक ग्राफ आएगा, साइन फंक्शन जैसा ग्राफ आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस पोजीशन का अगर ग्राफ खींचा जाए तो ऐसा ग्राफ जो लीनियर हो बट नेगेटिव, मतलब 90 से बड़े स्लोप का हो, ऐसा ग्राफ आएगा। और अगर सिंपल पेंडुलम एयर फ्रिक्शन की प्रेजेंस में ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड लगातार गिरता चला जाएगा। ऐसे ऑसिलेशन को डैम्ड ऑसिलेशन की संज्ञा में भी रखा जाता है, जो कि चैप्टर के लास्ट तक हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल सवाल, इसे मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, बहुत प्यारा है। यहाँ 2 मिस हो गया है, एक्चुअली 2 पेंडुलम्स होना चाहिए, राइट। और ये बहुत सिंपल सवाल है, मैं आपको बता दूं, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। t बराबर 2π√L/g की मदद से इसको अप्रोच करिएगा। और चूंकि 2 अलग अलग लंबाई की सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का कंपैरिजन है, तो मैं इसको करके दिखाऊंगा कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो अलग अलग लेंथ का टाइम पीरियड अलग अलग आएगा। और फिर हम साइंक्रोनाइज करेंगे कि किसके कितने ऑसिलेशन के बराबर। तो इसको मैं बच्चों में क्लास वर्क की तरह छोड़ रहा हूँ, है ना। 22 का सवाल है, इसे मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ध्यान रखिएगा। है ये आपकी शीट में अवेलेबल है। एक बहुत प्यारा सवाल, इसे भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी n है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरी बात सुनिए, बहुत प्यारा सवाल है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ देखें, तो बच्चों ऐसे ग्राफ हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं कि यह है मेन पोजीशन, इधर है पॉजिटिव एक्सट्रीम, इधर है नेगेटिव एक्सट्रीम, और यह है एनर्जी का एक्सेस। में कई एक्सेस है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, टोटल भी है। तो पोजीशन बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ती है, पोजीशन घटने के साथ साथ पोटेंशियल घटती है, दोनों तरफ ऐसा होता है। जैसे पोजीशन बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, तो काइनेटिक घटती जाएगी, काइनेटिक इधर भी घटेगी, काइनेटिक इधर भी घटेगी, राइट। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो जरा दिमाग सुने क्या कि अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो एक ऑसिलेशन देखना, एक ऑसिलेशन मीन से जाना आना, दूसरे एक्सट्रीम जाना आना। अब जरा सुनिएगा, क्वेश्चन कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी n है। मैं कहता हूं एक फ्रीक्वेंसी देखो, एक ऑसिलेशन केवल देखो। तो पार्टिकल का मीन से एक्सट्रीम जाना, एक्सट्रीम से मीन आना, मीन से दूसरे एक्सट्रीम जाना, वापस मीन आना, ये एक ऑसिलेशन कहलाता है। अब इसमें एनर्जी का क्या हुआ देखिएगा, एनर्जी बढ़ी यानी मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज,
मिनिमाइज, ऐसा 2 बार रिपीट हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जो रिपीटिशन है वो 2 बार हुई। तो एक ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार रिपीट मार रही, मिन मैक्स मिन मैक्स मिन, मतलब मिन से मैक्स, मैक्स से मिन, मिन से मैक्स, मैक्स से मिन, 2 बार रिपीट मार रही। तो अगर एक ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी ने अपने आप को 2 बार रिपीट किया तो 2 में 4 बार, 3 में 6 बार, मतलब हर बार दुगना, तो n में 2n बार। सो 2n इज द फ्रीक्वेंसी, राइट? इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक दिमाग और लगाइए, इसी प्रकार अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इन सब ग्राफ को देखें, पर ध्यान सुनना बच्चों, अगर हम काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को देखें तो काइनेटिक एनर्जी के साथ भी, अरे आप सिंपल पेंडुलम से समझिए ना कि पार्टिकल का सबसे अच्छा काइनेटिक एनर्जी उसके मीन पोजीशन पर होता है। तो पार्टिकल जब मीन को बाईपास करेगा तो मैक्सिमम मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी की बात है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, मतलब मीन से गुजरते वक्त सबसे तेज रफ्तार से गुजरेगा। तो काइनेटिक मैक्स से मिन, मिन से मैक्स, एक ऑसिलेशन, मैक्स से मिन, मिन से मैक्स, 2 ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन के दरमियान, एक ऑसिलेशन के दरमियान काइनेटिक एनर्जी का मिन मैक्स होना 2 बार हुआ, 2 बार उसने अपने आप को रिपीट किया। तो 1 में 2 बार, 2 में 4 बार, तो n में 2n बार, राइट? एक बात और, मतलब किसी भी SHM में अगर SHM फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी के परिवर्तन की फ्रीक्वेंसी दुगनी, एक ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्स मिन होती है, काइनेटिक एनर्जी 2 बार होती है, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी बच्चों ना घटती है ना बढ़ती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, मैं कह सकता हूं ऐसी रहती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, कोई परिवर्तन नहीं, राइट? और एक अंतिम सवाल है, उसको भी टच कर लेते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल कहता है एक स्प्रिंग है, उसे स्ट्रेच किया गया 5 सेंटीमीटर बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताएं अगर उससे 2 किलो का मास लटका दिया जाए, और ऐसा 2021 में पूछा गया। तो बच्चों किसी स्प्रिंग में आपको पता होगा F इज इक्वल टू -kx, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के हिसाब से। अगर स्प्रिंग पर अगर इसके केवल मैग्नीट्यूड्स का कंपैरिजन किया जाए तो F फॉर फोर्स इज इक्वल टू K फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, X फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट का पता नहीं और डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर हो, तो सेंटीमीटर को 100 से पहले डिवाइड करो ताकि ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब दिमाग लगाइए, 5 से काटोगे तो 2 बार कटेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K बराबर 2 × 100 बराबर 200 न्यूटन मीटर, ये स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी। तो सबसे पहले दिए गए फोर्स और स्ट्रेचिंग की मदद से F बराबर kx लगाकर या F बराबर -kx लगाकर, हालांकि कैलकुलेशन में साइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो F इज इक्वल टू kx के हिसाब से हमने सबसे पहले K मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट का इवेल्युएशन किया। अब इसके बाद अगर डिस्कस करें बच्चों तो हम उसमें सस्पेंडेड 2 kg के मास पर अगर फोकस करें तो टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला कि अगर किसी रिजिड सपोर्ट की मदद से किसी के स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग को सस्पेंड करा जाए जबकि उसके लोअर एंड पर सस्पेंडेड मास m है, तो इसके टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला T इज इक्वल टू 2π√m/k, राइट? तो F और X की मदद से F बराबर kx लगाया, K का इवेल्युएशन किया, मास दिया है, चले वैल्यू रखते हैं। सो T फॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m फॉर सस्पेंडेड मास दैट इज गिवन एज 200 न्यूटन अपॉन K फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, सो सॉरी मास शायद 2 kg दिया है, आई एम सॉरी, मास 2 kg बच्चों, मास इज गिवन एज 2 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 200 दी गई है। इवेल्युएशन करोगे, कटिंग पिटिंग करोगे तो 2π, तो बच्चों 2π रहेगा, 2 से काटोगे नीचे 100 आ जाएगा। और यकीन मानिए रूट के अंदर 1 तो 1 रहेगा, ऊपर तो कटकर 1 बचा, 1 का रूट 1 और 100 का जो रूट है वो 10 बनकर बाहर आ जाएगा। इफ यू फर्दर इवेल्युएट तो 2 से काटोगे, 5 बार कटेगा। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज इक्वल टू पाई, ऊपर बचा, नीचे 5 बचा इन टर्म्स ऑफ सेकंड। आई होप देयर मस्ट बी आंसर। अब अफसोस इस बात का है कि आंसर पाई के टर्म्स में ना देकर डिजिट्स के टर्म्स में दिया गया है, तो मैं चाहूंगा पाई की अगर मैथमेटिकल वैल्यू रखोगे सो इट इज 3.14/5 इन टर्म्स ऑफ सेकंड। अब एक जुगाड़ देखिए, अगर आप इसको यहीं तुरंत मेंटली डिवाइड करते हैं तो 5 छके 30 लगभग 6 बार कटेगा, सो इट इज 0.628 के आसपास। सो बी पार्ट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार क्रॉस वेरीफाई करके। तो ये थे बच्चों 10 से 11 सवाल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के PYQ से केवल रिलेट कर रहे थे, मैंने डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं कि सभी बैचेस को इससे बराबर बेनिफिट मिलेगा। देखते रहिएगा, मिलते हैं रोज का डोज के 4th सेशन में अगली बार। धन्यवाद।